पिछले वीडियो में हमने 1 से 11 तक के सभी प्रश्न कर लिए थे और आपने वो प्रश्न नोट भी कर लिए होंगे, अपने हाथों से उनको लिख लिया होगा कॉपी में, क्योंकि उन प्रश्नों को याद करने के साथ साथ हमको लिखने की भी आदत होनी चाहिए। एग्ज़ाम हमको लिख कर ही देना है, तो अगर हम लिखते नहीं रहेंगे तो हमको प्रैक्टिस नहीं रहेगी लिखने की। तो सभी प्रश्नों को आप लिखिए और नोट भी करिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए। इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों और अध्यापकों से विचार विमर्श करिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। तो विस्थापन हो सकता है जब बल लग रहा हो और उस बल नहीं लग रहा हो और त्वरण उसमें उत्पन्न नहीं हो रहा हो, लेकिन विस्थापन लगातार होता रहेगा क्योंकि उसमें गति है। त्वरण कब लगेगा? जब बल लगेगा। तो बल लगी ही नहीं रहा तो त्वरण नहीं हो रहा, लेकिन गति तो चालू है ही ना, तो गति हो सकती है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, किसी पिंड पर लगने वाले बल की अनुपस्थिति में इनका विस्थापन हो सकता है जब पिंड नियत वेग से गति कर रहा है। वेग तो गति तो कर ही रहा है लेकिन उसमें बल नहीं लग रहा, तो त्वरण शून्य होगा। जब बल नहीं लग रहा तो उसकी गति बढ़ेगी नहीं। त्वरण क्या है? गति का बढ़ना या कम होना, वो त्वरण है। तो बल नहीं लग रहा तो त्वरण भी नहीं हो रहा, लेकिन उसके ऊपर कार्यकारी बल भी शून्य होगा क्योंकि उसमें त्वरण नहीं लग रहा, बल नहीं लग रहा, किंतु पिंड गति कर रहा है, अतः स्थिति परिवर्तन तो उसमें होगी और उसमें विस्थापन भी होता रहेगा क्योंकि उसकी गति फिक्स है, नियत है। तो गति से वस्तु चलती जा रही है और विस्थापन होता जाएगा। अगला सवाल है, कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रखता है तो थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्क संगत बताइए। तो इस तरह के सवाल हमने पहले भी किए थे। कुली ने सामान उठा के रखा हुआ है तो क्या कुली के द्वारा काम हुआ? इस तरह के सवालों में देखो, एक इसमें इमोशनल टच भी डाल दिया कि वह थक जाता है, तो हम सोच सकते हैं कि अरे वो थक गया, इसका मतलब उसने कार्य किया होगा, लेकिन विज्ञान की दृष्टि में वो कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने विस्थापन नहीं हुआ है। उसने सामान को उठाया है, मनुष्य ने भूसे का गट्ठर अपने सिर पे उठाया है और 30 मिनट का समय भी हमें दे दिया, लेकिन उसने विस्थापन नहीं किया। तो उसकी ऊर्जा परिवर्तन तो हुआ है लेकिन उसके द्वारा कार्य नहीं हुआ है। तो मनुष्य द्वारा गट्ठर को अपने सिर पर उठाए रखने में कोई कार्य नहीं हुआ है क्योंकि विस्थापन शून्य है। अगर विस्थापन होता तभी कार्य का होना माना जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर ऊष्मक की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? तो हमको प्रश्न में पूछा गया है ऊर्जा कितनी उपयोग में करेगा। हमें दे रखा है 1500 वाट यानी कि इसकी शक्ति बता रखा है और 10 घंटे तक कितनी ऊर्जा उपयोग में ली गई ये हमें पूछा गया है। तो ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऊर्जा बराबर जो शक्ति गुणा समय, जितने समय तक वो शक्ति का उपयोग किया गया। तो हमको समय भी दे रखा है, हमको उसकी शक्ति भी दे रखी है और समय भी दे रखा है, हमको ऊर्जा निकालनी है। तो पहले हम लिख लेंगे प्रश्न में क्या दे रखा है। P का मान दे रखा है 1500 वाट, इसको हम चेंज कर लेंगे किलोवाट में, ठीक है। तो इसको हमने 1000 से भाग दे दिया तो ये आ गया किलोवाट। और उपयोग में ली गई, कितने समय तक काम में लिया गया? 10 घंटे तक काम में लिया गया। तो ये हमारे पास ऊर्जा का सूत्र है E = P × T। तो ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा? शक्ति गुणा समय। तो 1.5 को 10 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 किलोवाट घंटा। तो इसका क्या है? मात्रक क्या है इसका? किलोवाट हमने निकाला ही है और समय का मात्रक क्या है? घंटा। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 15 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो गया? 15 यूनिट के बराबर हो गया। तो 1500 वाट की हीटर द्वारा 10 घंटे में 15 यूनिट का उपयोग किया जाएगा। अगला सवाल है, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है।
इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? तो सबसे पहले हमें समझना है कि सरल लोलक क्या होता है। सरल लोलक क्या होता है? एक मजबूत आधार पर धागे से किसी गोल गेंद को या किसी भी गोल वस्तु को टांग दिया जाए तो ये कहलाता है सरल लोलक। ठीक है, ये धागे से बंधी हुई है। जिस तरह से घड़ी का पेंडुलम होता है वो भी किसका उदाहरण है? सरल लोलक का उदाहरण है। तो हमसे पूछा है कि इसके गोलक को एक और ले जाके, इस तरह के खेल हमने बचपन में खेल रखे हैं तो हम समझ सकते हैं। तो इस गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो वह दोलन करने लगता है। उसका अपनी साम्य अवस्था से, अपनी जो स्थिति है उससे इर्द गिर्द जाना क्या कहलाता है? दोलन करना कहलाता है। यह दोलन करना कहलाता है। तो दोलन करने लगता है। फिर इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमको स्पष्ट करना है। ठीक है, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल है गोलक कुछ समय पश्चात रुक जाता है, विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? ये हमें स्पष्ट करना है। और अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? जितनी ऊर्जा इसमें संग्रहित हुई है तो उसमें क्या होता है? तो इसको हमको 2-3 बातें हैं, इनको स्पष्ट करनी है ये सरल लोलक के माध्यम से। तो थोड़ा सा विस्तार से इसको समझेंगे। देखिए, ये एक सरल लोलक है, हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये सरल लोलक है। ये यहाँ पर ओ पोजीशन में रुका हुआ है और यहाँ पे ये S से बंधा हुआ है। ये बिंदु S पे एक सरल लोलक बंधा हुआ है और S और O क्या है? इसकी साम्य अवस्था की स्थिति है, यानी ये विराम अवस्था में है। यहाँ पे ये हिल नहीं रहा है। तो माना एक सरल लोलक एक दृढ़ आधार S पर लटका हुआ है। SO उसकी क्या है? साम्य अवस्था की स्थिति है। जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ होगा और ये हम दोनों चीज़ों को समझते जाएंगे। अतः इसे ए स्थिति पर विस्थापित किया जाता है जहां ये विरामावस्था में होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको खींच के ए स्थिति पर ले गए। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको पकड़ रखा है और इसको खींच के ए स्थिति पर लेके गए तो इस समय क्या होगा? ये गुरुत्व बल के अगेंस्ट जाएगा, उल्टा जाएगा, तो इसके अंदर ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी। कितनी ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी? यहाँ पे mgh ऊर्जा संग्रहित हो गई। स्थितिज ऊर्जा, जो कौन सी ऊर्जा आ गई इसमें? स्थितिज ऊर्जा आ गई। और अब इसको यहाँ से हम छोड़ेंगे तो ये किसकी तरफ आएगा? O की तरफ आएगा। तो जितनी स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर थी वो क्या लग जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। हमको ऊर्जा परिवर्तन भी समझाना है। तो पहले तो स्थितिज ऊर्जा आई और स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा बदल गई गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर जब वो साम्यावस्था की स्थिति में पहुंचेगा तो यहाँ पर उसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा शून्य हो चुकी होगी और सभी की सभी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होगी। उस गतिज ऊर्जा की वजह से यह बीच में रुकता नहीं है, ये बी पॉइंट की ओर चला जाता है। तो बी पॉइंट की ओर जाने पर क्या हुआ? सभी गतिज ऊर्जा व्यय हो गई और यहाँ तक पहुंचकर वो सभी गतिज ऊर्जा किस में बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और फिर ये वापस से अपनी स्थिति में आएगा। तो इस क्रम में ये चलता रहेगा। तो देखें, अतः इसे ए स्थिति पर विस्थापित किया जाता है जहां यह विराम अवस्था में होता है। इस समय सरल लोलक में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब सरल लोलक को बिंदु ए से छोड़ा जाता है तो वह ए से ओ की ओर गति करता है। ए से ओ की ओर गति करता है, उसकी गति बढ़ती जाती है और उसकी ऊंचाई कम होती जाती है। यहाँ पर आकर वापस से उसकी ऊंचाई भी कम हो जाती है। इसका मतलब है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई है जब वो बिल्कुल बीच में ही स्थिति में आ गया है। बिंदु O पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो चुकी होती है। जब वो वापस से घूम के अपनी पुरानी वाली स्थिति पे आ जाता है तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो चुकी होती है। अब गोलक बिंदु B की ओर गति करता है। B पर पहुंचकर पुनः माध्य स्थिति के सापेक्ष h ऊंचाई तक उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाएगा और उसका वेग शून्य हो जाता है। वहां पर जब लास्ट तक पहुंच जाएगा तो उसका वेग कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो B पर भी एक ही भांति सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होगी।
और गतिज ऊर्जा जब B पर होगा, जब वो B तक पहुंच जाएगा तो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा में इकट्ठी हो जाएगी। फिर स्थितिज ऊर्जा से वापस से वो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। जिस तरह से AO पथ पर ऊर्जा का परिवर्तन हुआ था, उसी तरह से BOA पथ पर भी ऊर्जा का परिवर्तन होगा। यहाँ से लेकर जब वो यहाँ पे गया OA पर, जब उसने जैसे यात्रा करी यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसमें संग्रहित हुई और A से वापस से O पर आया तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदली। तो उसी तरह से जब ये O से B पर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होगी और B से वापस O की तरफ आएगा तो वो सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोलन करता रहेगा। और ऊर्जा का परिवर्तन क्या हुआ, पहले स्थितिज ऊर्जा, फिर वो कन्वर्ट हुई गतिज ऊर्जा में, फिर वो गतिज ऊर्जा वापस स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई और वापस से वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कुछ समय पश्चात अब अगले सवाल का उत्तर हमको मिल रहा है कि गोलक विराम स्थिति में आ जाता है क्योंकि वायु प्रतिरोध के कारण ऊर्जा समीपवर्ती वातावरण में भी स्थानांतरित हो जाती है। तो वायु प्रतिरोध करता है तो उसमें भी ऊर्जा खर्च हो जाती है, इसीलिए वो विराम अवस्था में आ जाता है, दोलन करता ही नहीं रह जाता। कुछ समय बाद हम देखते हैं ना कि वो लोलक को हमने हिलाया तो वो रुक गया। क्यों रुक गया, वायु प्रतिरोध के कारण। कुछ ऊर्जा अन्य रूप में रूपांतरित होकर संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा फिर भी संरक्षित रहती है, संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। जितनी ऊर्जा उसमें होती है, जब तक सबका रूपांतरण नहीं हो जाता तब तक वो दोलन करता रहता है, और जब सबका रूपांतरण हो चुका होता है, अपने वातावरण को वो ऊर्जा दे चुका होता है, तब जाके वो गोलक रुक जाता है, तब उसमें गति होनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें ये चित्र समझ में आ जाता है तो हम इसका डिस्क्रिप्शन, इसका पूरा वर्णन हम अपने ही शब्दों में लिख सकते हैं। सिर्फ हमको इनका परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, कौन से बिंदु पे परिवर्तन हो रहा है, इसको आप समझ लेंगे तो खुद की भाषा में भी इसको लिख सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छी तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि जैसा हमें समझ में आया है उसको हमें लिखना भी आना चाहिए। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल है, m द्रव्यमान का एक पिंड नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए। तो वो v वेग से गतिशील है, एक पिंड m द्रव्यमान का वस्तु है, v वेग से गतिशील है, यानी जो उसका प्रारंभिक वेग है वो कितना हो गया, v हो गया। ठीक है, और उसको हमको कहाँ लाना है, विराम अवस्था में लाना है, यानी कि जो v का मान, अंतिम वेग v का मान हम लिखते हैं, ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसको आधार बना के हम सवाल को करेंगे। तो पिंड का द्रव्यमान m हम लेते हैं, वो कितना दे रखा है, हमें m ही दे रखा है। उसका प्रारंभिक वेग u हम लेते हैं, वो हमें v दे रखा है, और अंतिम वेग जो हम v लेते हैं वो 0 है। तो किया गया कार्य कितना होता है, पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये हमने उसका सूत्र लिख दिया, 1/2 mv² होता है। जब u 0 होता है, यहाँ पे u 0 नहीं है, तो हम दोनों चीज़ें लिखेंगे, v² - u², और इसमें हम मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो ये आ गया 1/2 mv² आ गया, यानी कि इतना कार्य करना पड़ेगा वस्तु को 0 में लाने के लिए, विराम अवस्था में लाने के लिए। अतः 1/2 mv² कार्य विपरीत दिशा में करना पड़ेगा पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। 1500 किलोग्राम हो गया, m हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इसका मतलब ये हो गया इसका मान u, और रोकने के लिए यानी कि वस्तु रुक रही है, कार को रुक रही है, तो v हो गया हमारा 0। तो ये हमें प्रश्न में दे रखा है और ये प्रश्न को समझना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बार बार हमको समझनी है कि प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना है, जब तक कि हमें समझ में ये नहीं आ जाए कि कौन कौन सी राशियों का मान हमें दिया गया है।
ठीक है, उसके बाद ही हम उसको हल करना शुरू करेंगे। अब हमें कार्य का परिकलन करना है, W का करना है, तो W का सूत्र हमको पता होना चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन कौन सी हमें दे रखी है। ये 2-3 चीज़ें अगर हम समझते हुए करेंगे तो हम आंकिक प्रश्न तुरंत हल कर लेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ हमको दे रखी है, मात्रकों को साथ साथ देखना है। मात्रक यहाँ पे दे रखा है वेग का किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हमारा SI मात्रक जो वेग का है वो है मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मात्रक को चेंज करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए प्रश्न में दे रखा है वस्तु का द्रव्यमान हो गया 1500 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 60 को 1000 से गुणा कर लेंगे। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो 3600 से हम उसका भाग दे देंगे, ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग हमको मीटर प्रति सेकंड में मिल गया। अब हमको अंतिम वेग निकालना है, v का मान हो गया 0। तो रोकने के लिए किया गया कार्य, जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। अब W बराबर 1/2 mv² - u², ये हमने सूत्र है हमारे पास, ये किए गए कार्य का परिकलन का सूत्र है। अब हम मान रख देंगे, जब मान करेंगे तो ये मान आ गया हमारे पास, इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह के ये जो सवाल हैं, ये गणना है, ये हमको यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में नहीं उतारनी है। इसको यहाँ पे पॉज कर दो या फिर इसकी तरफ मत देखो, अपने आप हल करो। जितने भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग सभी हो रहे हैं, बोर्ड मास के नियम का इस्तेमाल करते हुए इस कैलकुलेशन को आप अपने आप करिए और फिर आप मैच करिए कि आपने सही किया था कि नहीं किया था। तभी तो हमारी लर्निंग हो पाएगी, हमारा सीखना हो पाएगा। अगर हम देख देख के कॉपी के अंदर लिख लेंगे तो हमारा सीखना नहीं हो पाएगा। हमें इसको बंद करके, पॉज करके इसको हल करना है और उसके बाद वापस से मैच करना है। तो ठीक है, इस तरह से हमने ये सवाल कर लिया। अगला सवाल है, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर F बल लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। तो हमको तीनों स्थितियां बताना है। इस स्थिति से ये भी हमको स्पष्ट हो जाएगा कि कब कार्य धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है। तो देखिए बता रखा है विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो जब हम कागज के ऊपर दिशाएं लिखते हैं तो हमको पता है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे होता है। तो दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यानी कि इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। तो पहली स्थिति में बल लग रहा है, वस्तु से ऊपर की ओर लग रहा है और विस्थापन हो रहा है इस तरह से। दूसरी स्थिति में बल जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ विस्थापन हो रहा है। तीसरी स्थिति में बल लग रहा है पीछे की तरफ और विस्थापन हो रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो अब इस तीनों स्थितियों में बताना है कि कब क्या हो रहा है। तीनों में बल की दिशाएं अलग अलग है, विस्थापन सब में एक ही तरफ हो रहा है। इसमें बल की दिशा अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है, और दिशा भी अलग है बल की, है ना। तो किस किस में कैसा कैसा विस्थापन हो रहा है। तो पहले वाले चित्र में देखिए बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें कार्य शून्य हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा। इसमें जो भी कार्य होना माना जाएगा वो कार्य किसकी श्रेणी में आएगा, शून्य कार्य की श्रेणी में आएगा। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, बल व विस्थापन एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो कार्य क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य धनात्मक होता है। और जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो रहे हैं, एरो के निशान से हमको समझ में आ रहा है दोनों विपरीत दिशा में है, अतः कार्य कैसा हो रहा है, ऋणात्मक कार्य हो रहा है। तो एक ही दिशा में धनात्मक, विपरीत दिशा में ऋणात्मक और लंबवत दिशा में अगर बल और विस्थापन है तो वो कार्य शून्य होता है। ठीक है, अगला सवाल है, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत हैं, बताइए क्यों।
एक ही वस्तु है, उसमें बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो कार्य शून्य हो सकता है जब बल का मान इतना हो ही नहीं कि वो वस्तु को विस्थापित कर सके। अगर वस्तु में गति नहीं होगी, वस्तु में विस्थापन पैदा नहीं हो रहा बलों की वजह से, तो कार्य शून्य माना जाएगा। तो उसमें कोई कार्य नहीं कर रहा, तो त्वरण ही नहीं हो रहा, उसके अंदर त्वरण पैदा नहीं हो रहा किए गए कार्य बल के द्वारा, तो क्या माना जाएगा कि वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हो पर उसका त्वरण शून्य हो सकता है। देखिए, हाँ, हम सोनी से सहमत हैं, क्योंकि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो, जब सभी कार्यरत बलों का परिणामी मान शून्य हो तो त्वरण भी शून्य होगा। ठीक है, अगला सवाल है, 4 युक्तियां जिनमें से प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई गई। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलो वाट घंटे में परिकलन कीजिए। तो 10 घंटे तक प्रयोग में ला रहे हैं 4 500 वाट की युक्तियां, यानी कि 4 बल्ब जल रहे हैं जिनके 500 वाट है, या कुछ और भी मान सकते हैं, कोई भी युक्ति हो सकती है, कोई भी उपकरण हो सकता है जिसका उपयोग किया जा रहा है और उनका शक्ति कितनी है, 500 वाट की है। तो कुल जो शक्ति लग रही है वो कितनी लग रही है, 4 युक्तियां हैं, यानी कि 2000 वाट की शक्ति खर्च हो रही है। कितनी देर तक हो रही है, 10 घंटे तक हो रही है। तो हमको किलो वाट घंटे में परिकलन करना है, ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ऊर्जा का मान कितना हो जाता है, शक्ति गुणा समय, कितने समय तक कितनी शक्ति का प्रयोग किया गया, यही तो करना है। तो देखिए, पहले हमको जो प्रश्न में दे रखा है वो हम लिख लेंगे। युक्तियों की संख्या 4 है, एक युक्ति की शक्ति 500 वाट हो गई, तो समय 10 घंटे तक लग रही है। तो युक्तियों द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी हो गई, शक्ति गुणा समय। तो ये शक्ति को हमने n से गुणा कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी हमको संख्या भी लिख देंगे। या तो हम इनका गुणा यही कर लेते और या फिर हमने उसको सूत्र में ही जोड़ लिया। तो n हो गया 4 और शक्ति हो गई 500 और t का मान हो गया 10 घंटे तक, तो ये आ गया 20,000 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर ये वाट है, तो यहाँ पे सिर्फ वाट घंटा है, जब इसमें 1000 का वाट भाग देंगे तो ये 20 किलोवाट घंटा आ गया, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि किलोवाट घंटे में ही उत्तर देना है। अगला सवाल है, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई भी पिंड गिर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ के जब वो जमीन पे पहुंच गया तो फिर क्या होता है उसकी गतिज ऊर्जा का। मुक्त रूप से गिरता पिंड जब धरती पर पहुंचता है तो उसके रुकते समय कुछ ध्वनि में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है और कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अंततः गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा में और शेष भाग ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, आवाज हो जाती है। तो वो आवाज भी किस वजह से हुई, ऊर्जा के रूपांतरण की वजह से हुई। और वो वस्तु गर्म भी हो जाती है, उस जगह पर अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो वो गर्म भी दिखेगी हमको, यानी कि जो गतिज ऊर्जा थी उसका रूपांतरण हो गया ऊष्मा ऊर्जा में। तो इस तरह से हमने सभी सवाल कर लिए। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी करेंगे और अच्छे से कार्य और ऊर्जा की व्याख्या को समझेंगे। थैंक यू।